आज हम बात करने वाले हैं रतन टाटा जी और उनकी कंपनी टाटा मोटर्स की सबसे बड़ी गलती जिसका नाम है नैनो, उसके बारे में। कैसे रतन टाटा जी जैसे इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और इतने सक्सेसफुल बिजनेसमैन से भी ये गलती हुई और उनकी इस गलती से हम नए एंटरप्रेन्योर्स को क्या लर्निंग्स मिलती हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। एक बार की बात है दोस्तों, ईयर 2003 की, जब रतन टाटा जी अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे होते हैं, बारिश का मौसम हो रहा होता है, तो रतन टाटा जी अपने शीशे के बाहर देख रहे होते हैं। तब उन्हें दिखता है कि एक आदमी अपनी पूरी फैमिली, 2 बच्चे और बीवी के साथ अपने स्कूटर पे जा रहा होता है बारिश के मौसम में। तभी रतन टाटा जी को रियलाइज होता है कि कितना ज्यादा रिस्की है। ऊपर से इंडिया में ऐसे कितने सारे लोग होंगे जो गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते, सिर्फ 2 व्हीलर अफोर्ड कर सकते हैं और उसी 2 व्हीलर पे अपनी पूरी फैमिली को ले लेके घूम रहे होते हैं। तभी रतन टाटा जी ठान लेते हैं कि वो इंडिया के लिए एक ऐसी गाड़ी लेकर आएंगे जो बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल हो, रिलायबल हो और क्वालिटी हो उस गाड़ी के अंदर, ताकि हर घर में एक 4 व्हीलर हो सके और किसी को भी अपनी पूरी फैमिली को सिर्फ 2 व्हीलर पे बिठा के ना घूमना पड़े। कुछ साल बीते, फिर आया 2005 में टाटा मोटर्स ने लॉन्च किया टाटा एस। ये एक मिनी पिकअप ट्रक था और ये इतना ज्यादा सक्सेसफुल हुआ जितना टाटा मोटर्स ने सोचा तक नहीं था। इस ट्रक की सेल्स एकदम बूम पे चल रही थी। तभी रतन टाटा जी ने सोचा कि अब अगर ये ट्रक इतना ज्यादा सक्सेसफुल हो सकता है तो अब मैं काम करना चाहूंगा अपने 2003 वाले आइडिया के ऊपर और बनाऊंगा वर्ल्ड की चीपेस्ट कार। और इसी आइडिया को सोचकर उन्होंने अपनी पूरी एक मीटिंग बुलाई जिसमें इंजीनियर्स, टॉप मैनेजमेंट सब लोग थे। उनको अपना आइडिया बताया और उन्हें बोला मेरे पास लेकर आओ डिजाइन और हर एक तरीका जिससे हम लोग टाटा मोटर्स वर्ल्ड की सबसे चीप कार बना सके। 3 साल इस आइडिया के ऊपर काम करने के बाद आया 2008, जब रतन टाटा जी का ये आइडिया को एग्जीक्यूट करके एक गाड़ी तैयार कर चुके थे टाटा मोटर्स वाले। ये गाड़ी थी ऑल सीजन कार, जिसकी वजह से मिडिल क्लास फैमिली की गाड़ी खरीदने के सपने तुरंत पूरे हो जाते। ये गाड़ी बेस प्राइस के साथ लॉन्च होने वाली थी सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए की और इस गाड़ी का नाम रतन टाटा जी ने रखा था टाटा नैनो। फिर आया ईयर 2009, जब रतन टाटा जी ने बहुत जोरों शोरों से एक इवेंट रखा टाटा नैनो के लॉन्च का, जिसमें उन्होंने पूरी दुनिया को दिखाई टाटा नैनो की पहली झलक और गाड़ी, जहां उन्होंने कमिटमेंट किया कि ये गाड़ी लॉन्च होगी सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए की। ये खबर पूरी दुनिया में दोस्तों आग की तरह फैल गई। हर ऑटोमोबाइल कंपनी इस खबर से बहुत ज्यादा शॉक थी कि क्या कर रही है टाटा मोटर्स ऐसा कि 1 लाख रुपए की गाड़ी निकाल रही है। उनके लिए ये बात विश्वास से भी परे थी और ये चीज टाटा मोटर्स के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक साबित हुई, क्योंकि इनकी अब मार्केटिंग शुरू हो गई थी बाय डिफॉल्ट। ये लोग मार्केटिंग नहीं कर रहे थे बल्कि अपने आप इनकी मार्केटिंग हो रही थी। हर जगह इन्हीं के चर्चे हो रहे थे, न्यूज़पेपर्स में इनकी हेडलाइंस आ रही थी, सोशल मीडिया पे इनके फैन पेज बन रहे थे टाटा नैनो फैंस के नाम पे। ऊपर से जब ओबामा उस टाइम पे इंडिया आए थे, उन्होंने भी टाटा नैनो की बहुत ज्यादा तारीफ कर दी थी। इन सब चीजों की वजह से सिर्फ इंडिया में ही नहीं, टाटा नैनो पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा चर्चे में आ चुकी थी। अब लॉन्च इवेंट के बाद टाटा के चर्चे हर जगह होने लगे थे, पूरे मार्केट में धूम मचा दिया था टाटा नैनो ने। हर बंदा अब सिर्फ और सिर्फ टाटा नैनो खरीदना चाह रहा होता था। जो भी बंदा बाइक खरीदता था उसको लगा था बाइक की जगह टाटा नैनो ही क्यों ना खरीद लूं। और इन सब चीजों की वजह से इनकी प्री बुकिंग बहुत ज्यादा होने लगी थी। आपको पता है दोस्तों इनकी प्री बुकिंग कितनी हो चुकी थी 2009 के अंदर ही 2.5 लाख गाड़ियों की। जब इतनी ज्यादा प्री बुकिंग हुई तब रतन टाटा जी ने डिसाइड किया कि एक बहुत बड़ी फैक्ट्री खोले जिसके अंदर हम लोग बहुत तेजी से प्रोडक्शन करेंगे। ये लोग सबसे पहले लैंड देखने गए वेस्ट बंगाल में, पर वेस्ट बंगाल में जो उस टाइम की सीएम थी उन्होंने साफ मना कर दिया इनको लैंड देने से। इनके अगेंस्ट बहुत सारा प्रोटेस्ट करे कि टाटा बेकार है, ऐसा है वैसा है, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल प्रेशर बना टाटा के ऊपर। तब वो अपना वेस्ट बंगाल से प्लांट शिफ्ट करके आ गए गुजरात में। पर इन सब प्रोसीजर में इनको 2 साल का टाइम लग गया और 2 साल का पीरियड बहुत ज्यादा था उन लोगों के लिए जिन्होंने प्री बुकिंग करा रखी थी गाड़ियों की। और ये बहुत बड़ा बैकलेस था टाटा के लिए। लोगों को लग रहा था टाटा उन्हें चीट कर रहा है, उन्हें लग रहा था टाटा नैनो एक स्कैम है। 2 साल का वेटिंग पीरियड पड़ गया इन सब चीजों की वजह से। ये एक फेलियर था टाटा का, पर टाटा मोटर्स ने तब भी इससे हार नहीं मानी। अच्छे से उन्होंने अपनी गाड़ियों की प्रोडक्शन करी। उन गाड़ियों को लेकर 2011 में फाइनली मार्केट में आया। जिन लोगों ने प्री बुकिंग कराई थी उन सब ने उन गाड़ियों को खरीद डाला। अब जब लोग इस गाड़ी को लेकर सड़कों पे निकला करते थे, लोग मोड़ मोड़ के देखते थे टाटा नैनो को। इतनी ज्यादा अपीलिंग लगती थी लोगों को। ये गाड़ी सेंटर ऑफ अटेंशन बन गया था टाटा नैनो इंडियन मार्केट के अंदर। ये गाड़ी की टॉप स्पीड थी दोस्तों 105 किलोमीटर पर आवर और ये 0 to 60 में पहुंच जाती थी 30 सेकेंड्स के अंदर। इसके बेस वेरिएंट से शुरू होकर टॉप मॉडल तक दोस्तों आते थे। टॉप मॉडल में इसके एसी, ऑडियो सिस्टम, सेफ्टी फीचर्स जैसे एयर बैग सब चीजें हुआ करती थी, पर बेस मॉडल में वो सब चीजें नहीं थी।
इतनी सेल्स के बाद ही टाटा नैनो को बहुत सारे अलग अलग अवार्ड्स भी मिले हर जगह। टाटा को बेस्ट डिजाइन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला था दोस्तों नैनो की वजह से। उसके बाद आपको पता दोस्तों टाटा नैनो की 2011 में एक्स्ट्रा सेल्स कितनी हुई थी मार्केट में आने के बाद? 74,000 की। इतनी सेल्स टाटा नैनो के लिए बहुत ज्यादा थी। और अब धीरे धीरे रतन टाटा जी को दिख रहा था कि उनका ये जो आइडिया था अब बहुत सक्सेस की तरफ बढ़ता जा रहा है। फिर आया दोस्तों ईयर 2012 में पता नहीं क्या हुआ, टाटा नैनो की 3 गाड़ियों में आग लग गई। लाखों गाड़ियां बेची टाटा नैनो ने, बट सिर्फ 3 गाड़ियों में आग लगी। पर जो इनके कंपेटिटर्स थे वो इस मौके के तलाश में बैठे हुए थे। जैसे ही इंसिडेंट हुआ उन्होंने पूरे मार्केट में हल्ला मचाना शुरू कर दिया कि देखो टाटा नैनो इतनी चीप गाड़ियां बना रही थी ना, इसलिए इतनी ज्यादा बेकार क्वालिटी है उसकी। तुरंत आग लग गई उसमें। इतनी ज्यादा अनरिलायबल गाड़ियां, लोगों को बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए टाटा नैनो जैसी गाड़ियां। पर आपको पता है दोस्तों ऑडी जैसी गाड़ियों में भी कभी कभार ऐसे आग लग जाती है। पर टाटा नैनो की इस चीज की वजह से बहुत ज्यादा बैड वर्ड ऑफ माउथ होना शुरू हो गया मार्केट के अंदर और इनकी सेल्स भी ड्रास्टिकली कम होनी शुरू हो गई। लोगों को भी अब यही लगने लगा था कि लोग चीप गाड़ियां बना रहे हैं, मतलब बेकार गाड़ियां बना रहे हैं, इस पे ट्रस्ट कर ही नहीं सकते। जहां 2011 के अंदर इनकी सेल 74,000 की थी, 2012 के अंदर वो गिर के 53,000 हो गई, 2013 के अंदर वो 40,000 समथिंग हो गई। ऐसी गिरते 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 दोस्तों 2018 तक आपको पता है दोस्तों टाटा नैनो ने कितनी गाड़ियां बनाई थी? सिर्फ एक। 2018 के अंदर टाटा नैनो ने सिर्फ एक गाड़ी बनाई थी। इतनी बुरी हालत हो गई थी टाटा नैनो। टाटा नैनो जो इतनी बड़ी हिट बन सकती थी मार्केट के अंदर, उन्होंने फरवरी 2019 के अंदर अपना प्रोडक्शन ही बंद कर दिया, गाड़ी डिसकंटिन्यू कर दी और टाटा नैनो अब सिर्फ और सिर्फ एक फेलियर है। टाटा मोटर्स जो इतनी बड़ी कंपनी है, रतन टाटा जी जो इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनसे भी ये गलतियां हुई जिसकी वजह से उन्हें इतना बड़ा फेलियर का सामना करना पड़ा। टाटा नैनो जो रतन टाटा जी के दिल के इतने पास वाला आइडिया था, उसमें भी उन्हें फेलियर का सामना करना पड़ गया। ये पूरी की पूरी प्रॉब्लम ना दोस्तों सिर्फ और सिर्फ मार्केट पोजिशनिंग, मार्केट रिसर्च और मार्केटिंग की है, जिसके ऊपर टाटा मोटर्स ने ध्यान नहीं दिया। जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा, मार्केटिंग बाय डिफॉल्ट और मार्केटिंग बाय डिजाइन, इन सब चीजों के ऊपर इन लोगों ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और यही सब चीजें इनको बैकफायर कर गई। आइए आगे ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या गलतियां हुई टाटा मोटर्स से और उनकी गलतियों से हम नए एंटरप्रेन्योर को क्या लर्निंग्स मिलती हैं। नंबर 1, रॉन्ग मार्केट पोजिशनिंग। और ये सबसे बड़ा रीजन था टाटा नैनो के फेलियर का, क्योंकि जब इनकी जो मार्केटिंग टीम थी उन्होंने देखा कि जो इनकी पब्लिसिटी है ये अपने आप हो रही है, वर्ड ऑफ माउथ, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, हर जगह से इन्हीं के चर्चे हो रहे हैं, इन्हें तो खुद काम करने की जरूरत ही नहीं है। ये लोग देख रहे थे कि न्यूज़पेपर में हर दिन इन्हीं के बारे में हेडलाइन आ रही है, वर्ल्ड चीपेस्ट कार, इंडिया चीपेस्ट कार, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। पर ये इन्हें बैकफायर इतनी बुरी तरीके से करा दोस्तों जो इन्होंने सोचा तक नहीं था। जब लोग बार बार यही पढ़े जा रहे थे कि टाटा नैनो वर्ल्ड की चीपेस्ट कार है, तब उन्हें लगने लगा कि हम क्यों खरीदे वर्ल्ड की चीपेस्ट कार। इंडिया के अंदर गाड़ी खरीदना लोगों का सपना होता है, एक एस्पिरेशन होता है एक अच्छी गाड़ी खरीदने का, और इंडिया के अंदर बहुत सारे लोगों की सक्सेस उनकी गाड़ी से ही जज की जाती है। तो उन्हें लगता था जो वर्ल्ड की चीपेस्ट कार है, हम उस गाड़ी को चलाएंगे तो लोग हमें क्या समझेंगे, और ये चीज बहुत ज्यादा बुरी साबित हुई टाटा नैनो के लिए, और ये उन्होंने सोचा तक नहीं था दोस्तों, पर हुई। अब लोग इस गाड़ी को खरीद ही नहीं रहे थे इस चीज की वजह से। इसलिए दोस्तों अपने आप को मार्केट में पोजीशन करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क होता है। मार्केटिंग टीम इस तरीके से काम करे ताकि आपके प्रोडक्ट राइट टारगेट ऑडियंस को टारगेट कर सके, लोग आपके प्रोडक्ट को सही नजरों से देखें, जैसा आप उन्हें अपने प्रोडक्ट दिखाना चाहते हो उसे उसी तरीके से दिखे वो। अगर रॉन्ग मार्केट पोजीशनिंग हुई तो आपको खुद नहीं पता चलेगा आपके प्रोडक्ट को किस तरीके से बैकलैश मिलेगी। इसलिए अपने मार्केट की पोजीशनिंग पे, अपने प्रोडक्ट पोजीशनिंग में मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा ध्यान दें। नंबर 2, डिजाइन। टाटा मोटर्स ने जो टाटा नैनो की डिजाइन बनाई थी वो कुछ इस तरीके से बनाई थी। कॉम्पैक्ट उसको इसलिए बनाया गया था ताकि उसको बनाने पे जो टैक्स लगता है वो इंडियन गवर्नमेंट को कम देना पड़े और लोगों को वो सस्ती गाड़ियां दे सकें। पर लोग दूसरी तरफ ये कह रहे थे कि चाहे वो सिर्फ 1 लाख रुपए दे रहे हैं, उन्हें डिजाइन बहुत अच्छी चाहिए भैया। उन्हें लगता था टाटा नैनो सिर्फ ऑटो का अपग्रेडेड वर्जन है, ऑटो को कवर कर दिया हो वो टाटा नैनो है। और वर्स्ट पार्ट दोस्तों ये है कि जो उनके जो कस्टमर्स थे जो टाटा नैनो खरीद रहे थे या जो मार्केट था उनका, वो फीडबैक देने की कोशिश कर रहा था टाटा मोटर्स को। वो कह रहे थे कि आपकी डिजाइन मार्केट को पसंद नहीं आ रही है, उनकी सेल्स कम हो रही थी। टाटा मोटर्स देख सकता था डिजाइन बहुत बड़ा रीजन था, पर टाटा मोटर्स ने चूज करा इस चीज को इग्नोर करना। उन्हें लग रहा था हम डिजाइन इससे बेहतर नहीं कर सकते इतने कम पैसों में, और ये बहुत बड़ा बैकलैश था टाटा मोटर्स के। लोगों ने उनकी गाड़ियां खरीदनी ही बंद कर दी। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है दोस्तों अपने मार्केट के फीडबैक को सुनना, वो कहना क्या चाहते हैं। जो मार्केट चाहता है ना आपको सिर्फ वही करना पड़ेगा, वरना आपके कस्टमर आपकी गाड़ी नहीं खरीदेंगे, आपका कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। इसलिए जो कस्टमर चाहते हैं उसे सुनो, ट्रीट कस्टमर एज अ किंग। अगर आप कस्टमर को ही दुखी रखोगे और जो कस्टमर आपसे चाहता है वो पूरा नहीं कर पाओगे तो कस्टमर आपके पास नहीं आएगा।
इसलिए अपने कस्टमर पे ध्यान दो, उनके फीडबैक पे ध्यान दो और हर चीज उनके हिसाब से करते रहो। नंबर 3, रॉन्ग कमिटमेंट्स। अब जो इन्होंने कमिटमेंट दी थी कि हम लोग 1 लाख रुपए की आपको गाड़ी लाके देंगे, वो गाड़ी ऑन रोड पड़ जाती थी लोगों को 1,35,000, 1,40,000 की, जिसकी वजह से अब लोगों को लग रहा था ये तो ज्यादा पैसे हो गए। उसके बाद इन लोगों ने जो अपनी फोटोज वगैरह में दिखाया था उसके अंदर तो रेडियो भी था, एसी भी था, पर 1 लाख रुपए वाले वर्जन में लोगों को वो नहीं मिल रहा था, वो इनके टॉप मॉडल में था। इसलिए इसकी वजह से अब लोग इनकी गाड़ियां नहीं खरीद रहे थे कि 1 लाख रुपए में अगर हमें कुछ मिलना ही नहीं है तो उससे अच्छा हम बाइक ही खरीद लें। इनकी सिर्फ एक स्टीयरिंग और 4 पहिए वाली गाड़ी लेके हम क्या करेंगे। और जैसे जो लोग टॉप मॉडल की तरफ जा रहे होते थे तो 2.5 लाख में और भी बहुत सारे ऑप्शंस लोगों के पास खुल जाते थे, जैसे मारुति सुजुकी ऑल्टो। अब ऑल्टो जो गाड़ी थी ना दोस्तों, वो दिखने में भी नैनो से बेहतर, ज्यादा पावरफुल, ज्यादा बेहतर, तो लोग ऑल्टो खरीद लेते थे। इसलिए दोस्तों ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आपका मार्केट कैसा है। जो इंडियन मार्केट है ना वो बहुत ज्यादा प्राइस सेंसिटिव है, जरा से भी प्राइस ऊपर नीचे हुआ ना लोग आपके पास नहीं आएंगे। और ये समझना एक बिजनेस ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लोगों के पास ऑप्शंस की कमी नहीं है, वो तुरंत कहीं और चले जाएंगे जहां उन्हें बेहतर प्राइस मिल रही होगी। इसलिए अपनी प्राइसिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान दें। एंड नंबर 4, बैड मार्केटिंग टीम। दोस्तों अगर टाटा नैनो की मार्केटिंग टीम अच्छी होती है तो शायद टाटा नैनो आज भी मार्केट में होती, बट मार्केटिंग टीम ने ढंग से काम करा नहीं और ये बहुत बड़ी गलती थी टाटा नैनो की। जो मार्केटिंग टीम उन्होंने रखी हुई थी वो बहुत ज्यादा बेकार थी। जैसे फॉर एग्जांपल इनके कितने सारे ऐसे इंसिडेंट हुए जब गाड़ियों में आग लगी थी, तो दोस्तों क्या ऑडी, BMW, मर्सिडीज में आग नहीं लगती, पर उनकी मार्केटिंग टीम इन सब चीजों को बचा लेती। जो PR टीम होती है वो इन सब चीजों के बैकलैश होने से बचा लेती है। अगर नैनो की ये टीम सोच लेती, प्रोएक्टिवली इसमें पार्ट लेती और इस पूरे सिचुएशन को पॉजिटिवली चेंज करने की सोचती, तो शायद इतना बैकलैश टाटा नैनो को नहीं सहना पड़ता। पर इन लोगों ने उस चीज को इग्नोर करा, उसके ऊपर बिल्कुल एक्ट नहीं किया और रिजल्ट्स आप लोगों के सामने ही हैं। वैसे ही कितनी सारी चीजें थी। अब न्यूज़पेपर वाले अगर बार बार हेडलाइंस में छाप रहे थे मार्केटिंग बाय डिफॉल्ट हो रही थी, वर्ल्ड्स चीपेस्ट कार डाल रहे थे, तो मार्केटिंग टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो आगे बढ़ के उस पूरे सिचुएशन को पॉजिटिवली हैंडल करें। कितनी सारी कंपनीज ऐसा करती हैं। जब 2 कंपनीज की राइवलरी होती है, अलग अलग एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, तब मार्केटिंग टीम ही तो होती है जो एक दूसरे को ऊपर दिखाती है। और वही टाटा नैनो की मार्केटिंग टीम कुछ कर ही नहीं रही थी, उन्हें मजा आ रहा था देखने में, जो हो रहा है वो अपने आप होने दो। इसलिए दोस्तों अपनी मार्केटिंग टीम और PR टीम अच्छी ही रखनी चाहिए, वो आपको बहुत सी ऐसी अनफोर्सिंग सिचुएशन से बचा सकती हैं। अगर आपकी मार्केटिंग टीम अच्छी है ना तो आपको खुद नहीं, आपको लगेगा कि आपकी मार्केट इमेज शायद नीचे डाउनग्रेड हो रही है, लेकिन आपकी मार्केटिंग टीम आपको बचा सकती है। मार्केटिंग टीम और PR टीम पे इसलिए खर्चा करें और एक अच्छी टीम तैयार करें। तो ये थी दोस्तों टाटा नैनो की स्टोरी, कैसे रतन टाटा जी जैसे इतने बड़े बिजनेसमैन से भी ऐसी ऐसी गलतियां हो गई जिसकी वजह से टाटा नैनो इतनी बुरी तरीके से फेल हो गई, और उनकी गलतियों से हम नए एंटरप्रेन्योर्स को क्या लर्निंग्स मिलती हैं, ये सब डिस्कस करा हमने आज की वीडियो में। आई होप आपने आज की वीडियो से बहुत कुछ सीखा हो। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। ये मुझे मोटिवेट करता है हर हफ्ते आपके लिए एक बेहतर कंटेंट लाने में। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।